आज का टॉपिक है ना, वो हमारी प्रोग्रामिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर छोटा मोटे प्रोग्राम बनाने में हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। और इस टॉपिक का नाम है लूप। ठीक है, बेसिकली अब यहाँ पर लूप अपने आप में एक अरेंजमेंट का टॉपिक है। जैसे आप बहुत सारी लाइन्स ऑफ कोड लिखते हो, उस लाइन्स ऑफ कोड को मुझे ऑर्गेनाइज कर दो, और ऑर्गेनाइज इस ढंग से करना है कि जहाँ पे मेरे लिए काम करना आसान हो। जैसे इसका कोई इफेंस से कोई बेनिफिट नहीं है, जस्ट एक तरह का आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज करने की टेक्निक है। जैसे लेट अस सपोज हम एक लूप को एक सर्कल का स्ट्रक्चर समझ के चलते हैं, या कई बार आपने मैथमेटिक्स में लूप के क्वेश्चन भी किए हैं जिसमें सर्कुलर शेप को भी लूप कंसीडर किया जा सकता है, जिसमें अगर मैं एक पॉइंट से चलूं और वहीं से लूप में घूमना स्टार्ट करूं तो अगेन मैं उसी पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा। तो लूप भी कुछ ऐसा ही है। लूप का टेक्निकली मीनिंग होता है रिपीटिशन, या इसी को एक वर्ड वो बोलता है आइटरेशन। अब रिपीटिशन और आइटरेशन का मतलब क्या है? रिपीट सम स्टेटमेंट्स मोर देन वंस। जैसे कई बार हमें ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि जब मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिखता हूँ और वो वही सेम स्टेटमेंट मुझे 4 या 5 या 6 बार लिखने पड़ जाए, उस सिचुएशन में आप लूप को यूज कर सकते हो। लूप आपको एक ऐसा अरेंजमेंट बना के देगा जिसमें आप कुछ स्टेटमेंट्स को एक से ज्यादा बार रिपीट कर सकते हैं। ऐसे हमने कई क्वेश्चन किए। सम ऑफ 10 नंबर्स, ऑब्जर्व करो, हम एक ही स्टेटमेंट को 10 टाइम्स लिखते हैं। लार्जेस्ट ऑफ 10 नंबर, अगर वहां पे अप्रॉक्सीमेटली हमारी 30 लाइन्स तो बनी जाती हैं, तो अगर मैं लूप यूज करूंगा वहां पे मुझे एडवांटेज हो जाएगा। अब हमने इसी को टेक्निकली उसको कॉम्पैक्ट कैसे करना है कोड को, या इतनी सारी स्टेटमेंट्स अगर रिपीट हो रही है उन्हें एक सिंगल ग्रुप में कैसे लेके आना है, उसके लिए हमारे पास लूपिंग कंस्ट्रक्ट या लूप स्टेटमेंट्स होते हैं। लूप दो तरह के होते हैं, एक तो वेरिएबल लूप जिसे कई बार ओड लूप भी कहा जाता है। सेकंड आता है हमारे पास फिक्स लूप। अब एक बात याद रखना, लूप का हमेशा टारगेट क्या है? रिपीटिशन। रिमेंबर दैट। मतलब लूप जब भी हम यूज करते हैं तो क्यों यूज कर रहे होंगे? मेरे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, मैं उन स्टेटमेंट्स को रिपीट करना चाहता हूं एक से ज्यादा। यानी लूप का मेन फोकस होता है, देखो स्टेटमेंट तो वही लिखनी है जो आप ऑलरेडी लिख चुके हो, जस्ट आपने लूप को अरेंज करना है। और लूप में अरेंजमेंट करते हुए आपने ध्यान किसका देना है? रिपीटिशन का। कितने चक्कर लगेंगे या कितनी आइटरेशन लगेगी, वो मेरा प्राइम फोकस है। अब वेरिएबल लूप और फिक्स लूप में डिफरेंस क्या है? वेरिएबल लूप क्या होता है? नंबर ऑफ आइटरेशन, यानी जब भी कोई लूप होगी तो उसमें ये डिस्कस किया जाएगा कितनी आइटरेशन देगा। इज कंट्रोल बाय यूजर ऑफ प्रोग्राम। सी एक तो वो पर्सन होता है जो प्रोग्राम को बनाता है, और एक वो पर्सन होता है जो यूज करता है। अभी हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है? हम खुद ही बनाते हैं, खुद ही यूज करते हैं, लेकिन फ्यूचर में ऐसा होगा कि आप बनाओगे, कोई और पर्सन यूज करेगा। तो जो प्रोग्राम में यूज कर रहा है, अगर वो आइटरेशन डिसाइड करे कि लूप कितनी बार चलेगा, तो उस लूप को हम वेरिएबल लूप या और लूप कहते हैं। और फिक्स लूप में क्या होगा? नंबर ऑफ आइटरेशन is controlled by developer of program। जो डेवलपर ऑफ प्रोग्राम होगा, अगर वो उस चीज को कंट्रोल करता है तो उसे हम फिक्स लूप कहते हैं। क्लियर है ना? ठीक है, तो यानी कि फिक्स लूप में ही होगा कि जिसमें जो प्रोग्रामर है वही डिसाइड कर रहा है कि लूप 12 बार चलेगा, 10 बार चलेगा या 5 बार चलेगा, वो खुद ही फिक्स करके चलता है। अब नाउ बात ये उठती है कि चलो ठीक है, वेरिएबल लूप और फिक्स लूप का एग्जांपल ये ले सकते हैं कि मैं तुम्हें काम कहूं कि तुम्हें 5 लाइनें लिखनी है, उसका मतलब ये होगा फिक्स लूप। आपने एक ही अपना नाम 5 बार लिखना है, तो ये तो हो गया फिक्स, क्योंकि आपने इतनी बार लिखना है। अगर मैं ये कहूं आपने नाम अपना उतनी बार लिखना है जितना आपका मन करे, तो ये क्या रहेगा? हर किसी का अपना मन है, वो कितनी बार लिखना चाहता है, ठीक है, तो वो इस तरीके से वर्क करता है। अब बात ये आती है कि चलो ठीक है, एक चीज ध्यान रखनी है, लूप नंबर ऑफ रिपीटिशन के लिए डिसाइड करता है। अब जब मैं ये लूप बना रहा हूं
तो इट मींस जब ये लूप को अरेंजमेंट की जाएगी तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो लूप की रिपीटिशन को मैनेज करे। तो ये जो रिपीटिशन है लूप की, यही मैनेज करना हमारा काम है, और ये 3 स्टेप प्रोसेस होता है। यानी कि मुझे क्या कंट्रोल करनी है? कंट्रोल द रिपीटिशन ऑफ लूप, रिपीटिशन इन लूप। अब सी, इसके लिए एक ही तरीका है, काउंट करना स्टार्ट करना। एक यही स्ट्रेटजी होती है कि अगर मुझे रिपीट कराने है तो मैं काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ कि पहला चक्कर हो गया, दूसरा चक्कर हो गया, तीसरा चक्कर हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। ये तो यानी इस तरीके से काउंटिंग होगी। दूसरा, मुझे काउंटिंग करते हुए क्या सोचना पड़ेगा कि क्या मेरी डिजायर कंडीशन में की जितने चक्कर मुझे लगाने हैं। तो यानी सबसे पहला स्टेप होता है इनिशियलाइज द काउंटर। मतलब कि पहला स्टेप आपका ये होगा कि भाई मुझे काउंटर को इनिशियलाइज करो। काउंटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये डिपेंड करेगा। और वो हम जब प्रैक्टिकल चेकआउट करेंगे तो प्रैक्टिकल में यही चेकआउट करेंगे किस तरीके से अरेंज करना है। तो लेकिन एक काउंटर जरूर रखना पड़ेगा। काउंटर क्यों रखना पड़ेगा? जो कि एक्चुअली में इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जिससे मैं काउंटिंग अपनी ओके करूंगा। अब ये काउंटिंग जरूरी नहीं है कि एक 1 2 3 4 ही हो, ये कुछ और भी हो सकता है। जैसे कोई कैरेक्टर पे भी आप लगा सकते हो या किसी पे भी लगा सकते हो, ये डजंट मैटर। मतलब काउंटर कोई भी चीज हो सकती है, आप कैसे अरेंज करते हो वो मैटर करती है। लेकिन इनिशियली आपको काउंटर को कुछ लेकर चलना पड़ेगा। सेकंड, चेक द लूप एग्जीक्यूशन कंडीशन ऑन काउंटर। हम काउंटर पे एक लूप एग्जीक्यूशन कंडीशन लगाते हैं। सी, अगर आप लूप का अरेंजमेंट कर रहे हो और अगर आप कंडीशन ऑन काउंटर, आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी, और वो कंडीशन किस लिए होगी कि अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मेरा लूप चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। यानी कि ये एक मेरी लूप एग्जीक्यूशन की कंडीशन होती है। और जो हम लगाते भी किस पे हैं? उसी काउंटर पे लगाते हैं। जैसे लेट अस सपोज मैंने इनिशियली कहा कि तुम फर्स्ट टाइम ये काम कर रहे हो, फिर मैंने कहा कब तक चले? जब तक 10 नहीं होता। तो जब तक 10 नहीं होता ये मेरी होगी लूप एग्जीक्यूशन कंडीशन कि आपका काम तब तक चलता रहेगा जब तक आप 10 कंप्लीट नहीं करते। अब उसके बाद आपने मान लो एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, अगर मैं यही अज्यूम करके चलूं कि भाई काउंटर तो 1 ही है, तो वो कभी भी कंडीशन को मीट नहीं कर पाएगा। यानी मुझे उस काउंटर में कुछ हेरफेर या कुछ मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। तो थर्ड जो स्टेप होता है वो ये होता है रीइनिशियलाइज द काउंटर in such a manner that it approaches to unsatisfy the loop execution condition by giving desired iteration। मतलब ये हुआ कि आप काउंटर को इस तरीके से मैनिपुलेट करोगे कि वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाए आपकी लूप एग्जीक्यूशन कंडीशन को अनसेटिस्फाई करने में, ठीक। और दूसरा, लेकिन इस तरीके से अप्रोच करें कि आपको जितनी आइटरेशन चाहिए या जितनी रिपीटिशन आपको रिक्वायर्ड है, जैसे आपका प्रोग्राम कह रहा है कि 10 आइटरेशन होनी चाहिए, तो वो 10 आइटरेशन आपको मिल जाए। तो ये 3 स्टेप का प्रोसेस है जो हमें परफॉर्म करना पड़ता है। अब हमारा टारगेट इसको मैनेज करना ही है, मतलब इन कंडीशन को कैसे मैच करना है वो करना। अब बात ये आती है सी के अंदर हम लूप कैसे कैसे बना सकते हैं। तो सी के अंदर आपको 3 कंस्ट्रक्ट मिलते हैं, मतलब बेसिकली 3 कंस्ट्रक्ट्स आपको दिए जाते हैं। एक तो फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल। तो 3 तरीकों से आप लूप बना सकते हैं। अब एक क्वेश्चन होता है तीनों में से फास्ट कौन है, तीनों में से बेटर कौन सा है। ये चीज ऑब्वियस बात है, जब 3 चीजें एक ही काम करेंगी तो ये क्वेश्चन माइंड में आएगा। रिमेंबर वन थिंग, इनमें कोई डिफरेंस नहीं। तो फिर बात आती है जब डिफरेंस नहीं है तो फिर बनाए क्यों अलग अलग 3 तरीके देने की क्या जरूरत थी। जस्ट कई बार क्या होता है कि लिखने में थोड़ी आसानी हो जाती है, थोड़ी रीडेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है उस सिचुएशन में 4 में लिखा हुआ लूप पढ़ना आसान हो जाता है। जैसे एक ये चीज भी तो लगा के चलो ना कि जब आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा तो कई बार क्या होता है प्रोजेक्ट में 1% 2 या 3% इन्वॉल्व होते हैं, तो लिखा हुआ पढ़ना समझ में भी तो आना चाहिए।
तो फोर में लिखी हुई चीज कई बार अच्छी समझ में आती है, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि बाई में बनाने से थोड़ी सहूलियत होती है, डू बाई में कुछ सिचुएशन में बेटर होता है। तो लेकिन तीनों में कोई फास्ट बूस्ट नहीं है, जस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन करने का तीनों का तरीका अलग अलग है थोड़ा सा। मतलब फोर अलग तरीके से लूप को मेंटेन करते हैं, वाई अलग तरीके से मेंटेन करता है, डू बाई अलग तरीके से मेंटेन करता है, पर पर्पस इज सेम। कोई ये भी नहीं है कि कई बार बच्चे कहते हैं कि सर में फोर तो समझ में आ गया पर वाई समझ में नहीं आया, ये डू बाई समझ में नहीं आया। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो जस्ट एक सिंटैक्स है, सीधा याद कर लें। और बाकी बात उठती है प्रैक्टिस की कि आप किसकी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो। अगर आप फोर की ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो बच्चे लगेगा कि नहीं फोर समझ में आ गया। तो यहाँ एट द एंड वही बात है, समझना तो नहीं, आपको सिंटैक्स पे फोकस करना है। सिंटैक्स याद होगा, उसका जितना प्रैक्टिस करोगे सिंटैक्स की वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इस चीज की बात करें। अब तीनों से आप फिक्स भी बना सकते हो, वेरिएबल भी बना सकते हो। मतलब ये भी पंगा नहीं है कि एक से फिक्स बनेगा तो दूसरे से नहीं बनेगा, यानी दोनों ही कैपेबल है फिक्स्ड और वेरिएबल बनाने के लिए। पर फिर भी एक चॉइस मेड करने के लिए कि कहाँ पे हमें फॉर यूज करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए, उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन या कुछ स्पेशलिटी या कुछ हल्का सा एक तरीका है। तरीका ये है, जो सिंटैक्स है फोर का इज बेटर फॉर वेरिएबल। अगर हम बात करें कि जो सिंटैक्स दिया हुआ है सी के अंदर, उससे फिक्स लूप बनाना थोड़ा आसान पड़ता है या थोड़ा अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। और जो सिंटैक्स है वाई एंड डू वाई का, वो बेटर है फॉर वेरिएबल लूप। सी वेरिएबल लूप को आप एक और नाम भी दे सकते हो, और लूप, क्योंकि आपकी जो बुक है ना सी की, वो से और लूप बोलती है। मतलब जो उसका सिंटैक्स है ना, लिखने का ढंग है, वो फिक्स लूप बनाने के लिए अच्छा है। वेरिएबल अच्छा, ठीक है, तो फिक्स लूप आ जाएगा। क्लियर ये टर्म। अब हम ये चेकआउट करते हैं फोर का सिंटैक्स है कैसा। फोर का सिंटैक्स ऐसे होगा, फोर लिखोगे, फिर इनिशियलाइजेशन आ जाएगी काउंटर, फिर आप सेमीकोलन से सेपरेट करोगे, देन लूप एग्जीक्यूशन कंडीशन आ जाएगी, देन आपका रीइनिशियलाइजेशन है, उसके बाद एक ब्रेसिस स्टार्ट और क्लोज, यहां पे आप अपनी लूप बॉडी लिख दोगे या वो स्टेटमेंट्स लिख दोगे जिन्हें आप इस ग्रुप में रिपीट करवाना चाहते। ये चलेगा कैसे? सबसे पहले ये चलेगा, और इतना लगना जो इनिशियलाइजेशन है वो पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार चलेगी। फिर ये यहाँ आएगा, कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन मीट कर दी तो ये यहाँ से यहाँ जंप करेगा, फिर जंप करके ये बैक यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ से बैक यहाँ चलेगा। तो इस तरीके से इसका प्रोसेस ऐसे 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 इस तरीके से गो करते हैं। अगर यही सिंटैक्स हम वाइल का देखें कि वाइल इस चीज को कैसे फॉर्म करते हैं, वाइल में कुछ ऐसा होगा, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, देन वाइल एलईसी, फिर बीच में कहीं पे भी आप इनिशियलाइजेशन कर दोगे और यहाँ पे लूप बॉडी लगा लेते हैं। सबसे पहले ये, फिर ये यहाँ जंप करेगा, फिर ये यहाँ से यहाँ, फिर इसने यहाँ जाना है, फिर यहाँ से बैक। ये इस तरीके से वाइल लूप चलता है। अगर इन दोनों लूपों को ध्यान से देखा जाए तो जो एलईसी है, चेक एट एंट्री लेवल, यहाँ पे जो लूप की एग्जीक्यूशन कंडीशन है वो लूप के स्टार्टिंग में ही चेक हो जाती है। यानी लूप में आप तब एंटर करोगे जब इसे सेटिस्फाई करोगे, ठीक है। जब तक आप इसे सेटिस्फाई नहीं करते तब तक लूप के अंदर एंटर नहीं कर सकते।
इसलिए इन दोनों लूप को एंट्री लेवल लूप भी कहा जाता है, यानी कि यहां से आप लूप के अंदर एंटर करोगे और जब तक कंडीशन मीट नहीं होगी तब तक एंट्री नहीं होगी। अब तीसरा हमारे पास आता है इनिशियलाइजेशन, फिर डू, रीइनिशियलाइजेशन आएगा, लूप बॉडी आ जाएगी, फिर वाइल में आपकी लूप एग्जीक्यूशन कंडीशन। सी पहला स्टेप ये होगा, ये यहां से 2 पे यहां जाएगा, 3 4 पे, फिर अगेन बैक। पर अगर इसमें देखा जाए एलईसी एट एग्जिट लेवल, एलईसी आपका एग्जिट लेवल मीन लूप के अंदर एटलीस्ट वन टाइम तो ये एंटर हो ही जाएगा, चाहे कंडीशन मीट करे या ना करे, क्योंकि वो तो बाद में चेक होनी है। तो यानी फर्स्ट टाइम पे ये लूप चलते ही चलता है, यानी इन लूप के चांसेस है कि ये पहली बार भी ना चले, पर इस लूप की खास बात है ये एटलीस्ट वन टाइम तो चलते ही चलते, चाहे कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो जाए। क्लियर है? तो ये तो होगी सिंटैक्स की बात। अब हम हमारा जो आज का कहते ये था वो फिनिश होता है। ये लूप का टॉप जो चैप्टर है 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। पहला पार्ट तो ये वाला, इसमें भी डबल लिख लीजिए। अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। और एक बात याद रखना, जहां आपको प्रोग्राम में दिख जाए कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स रिपीट हो रही है तो समझ लेना वहां पर लूप से काम किया जा सकता है। अब जैसे हम यहां स्टार्ट करते हैं, पहले तो अगर याद हो हमने पहला एक प्रोग्राम किया था डे 1 में, मैंने कहा था अपना नाम या हेलो वर्ल्ड को 10 टाइम डिस्प्ले करो। तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ा था, 10 टाइम्स लिखा था, यानी वो चीज मुझे 10 टाइम्स लिखनी पड़ी थी। अब यहां पर आप लूप की हेल्प ले सकते, कैसे? मैं यहां आता हूं, आपको इतने एफर्ट ना करने पड़े, तो मैंने एक नम ले लिया, और यहां मैंने ले लिया 4, नम को इनिशियली ले लिया मैंने 1, और मैंने कहा नम लेस देन इक्वल टू 10 नम प्लस प्लस, और लूप बॉडी में लिख दिया printf हेलो। अब ये प्रोग्राम कहता क्या है, लूप का अरेंजमेंट क्या कहता है, 1 से स्टार्ट हो, तब तक चलो जब तक नम 10 नहीं हो जाता, और हर आइट्रेशन पे वो 1 का इंक्रीमेंट करता है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं ये अरेंजमेंट आपको 10 टाइम हेलो वर्ल्ड दे दे। इसमें बताओ, देखो जो आपने लूप के अंदर लिखा उसने तो चल जाना, पर लेकिन कितनी बार चलेगा वो चीज ये डिसाइड करेगी, जो आप अरेंजमेंट ये वाला प्रोवाइड करोगे। क्लियर? अब अगर मान लो इस अरेंजमेंट में मैं थोड़ा सा चेंज करूं, मैं यहां आता हूं, मैं यहां 2 कर दूं, और यहां 20 कर दूं, और यहां प्लस इक्वल 2 कर दूं, तो इसका मतलब क्या? अब ये कितनी बार चलेगा? देखो सिंपल सी टर्म अगर नहीं समझ में आता, इनिशियली नम की वैल्यू क्या है 2, कंडीशन क्या है नम लेस देन इक्वल टू 20, नम की इनिशियली वैल्यू 2 है, कंडीशन ट्रू हुई, चलेगा, एक आइटरेशन होगा। जैसी एक आइटरेशन हुई हमने कितने का इंक्रीमेंट करवाया 2 का, अब 2 से कितना हो गया 4 पे चलेगा, 6 पे चलेगा, 8 पे चलेगा, 10 पे चलेगा, 12 पे चलेगा, 14 पे चलेगा, 16 पे चलेगा, 18 पे चलेगा, 20 पे चलेगा, 22 पे
नहीं चलेगा, कितने बजे? मतलब अगेन मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ कुछ भी स्टार्ट हो, यहाँ कुछ भी कंडीशन हो, यहाँ कुछ भी डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट कुछ भी हो, आपने फोकस क्या करना है? आपने फोकस ये करना है आइट्रेशन कितनी बनती है, मतलब ये एक अगेन कैलकुलेशन का काम है। कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करके ये देखो कितने बनते हैं। तो जैसे मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, मैं यहाँ ले लेता हूँ 1024। अब ये कितनी बार चलेगा? देखो सिंपल सी बात है, काउंट करना अगर तुम्हें नहीं समझ में आता ना, एक झटके में देखते तो सिंपली काउंट करना स्टार्ट करो। 1024 पे चलेगा, फिर 2 से डिवाइड करता है, 1024 क्या हो गया 512 चलेगा, 256 चलेगा, 128 चलेगा, 64 चलेगा, 32 16 8 4 2 फिर 1 आ गया, नहीं चलेगा। तो कितने हो गए? यानी कि आप जैसा मर्जी अरेंजमेंट बनाओ, एट द एंड निकलना क्या चाहिए? आपकी आइट्रेशन मीट करनी चाहिए। अगर आपकी आइट्रेशन मीट करती है तो इसका मतलब आपका चल रहा है। यानी फोकस ये होगा, ये इसमें क्या डालना है। जैसे कि बच्चे पूछते हैं सर इनिशियलाइज किससे करूं? इट डजंट मैटर, इट मैटर्स कि आपका प्रोग्राम क्या है, ठीक है। दूसरा, उस प्रोग्राम में अरेंजमेंट क्या बोलता है, उस अरेंजमेंट के हिसाब से आपको चलना। अंडरस्टूड दैट थिंग। अब मैं क्या करता हूं, इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करता हूं, फिर तो मुझे बताना है ये प्रोग्राम कितनी बार चलेगा। यहां आया, मैंने एक रेंज ले लिया, मैं लिखा प्रिंटर एंटर एनी रेंज, रेंज इज इक्वल टू scanf %d %range। यहां मैंने 1 डाला, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू रेंज डाल दिया और नम प्लस। अब ये लोग कितनी बार चलेगा? रेंज क्या होगी? अच्छा, पर लेकिन यानी कि आप इस टाइम देख के बता नहीं सकते ये लोग कितनी बार चलेगा, और ये डिसाइड कौन करेगा? जो प्रोग्राम रन होगा, यानी कोई यूज करेगा। यानी कैसा लिखूंगा? वेरिएबल लिखूंगा। चला है, एक ही बार बदलना तो 10 टाइम्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अंडरस्टूड? अब हमने क्वेश्चन किया था सम ऑफ 10 नंबर्स, ठीक है। अब मैं सम ऑफ 10 नंबर्स को परफॉर्म करना चाहता हूं, पर मैं यूज करना चाहता हूं व्हाइल लूप, कि व्हाइल लूप को यूज करके मैं सम ऑफ 10 नंबर्स करूं। तो सम ऑफ 10 नंबर्स करने के लिए मैं यहां आता हूं, यहां पे मैंने एक सम लिया और एक CNT ले लिया। CNT को इनिशियली मैंने इनिशियलाइज किया 1 से, while CNT लेस देन इक्वल टू 10 और CNT प्लस। अब इसका मतलब जो आप इसके अंदर लिखोगे वो 10 टाइम्स चलेगा, क्योंकि जो मैंने अरेंजमेंट किया है। फिर मैं लिखता हूं printf एंटर एनी नंबर, और सम प्लस इक्वल टू printf द सम ऑफ 10 नंबर। या बताओ, जो वो 3 स्टेटमेंट थी उसे मैंने लूप में फिट कर दिया, और लूप का अरेंजमेंट ऐसा किया कि वो 10 टाइम चले, और 10 टाइम चलती मेरा काम खत्म। ये इस तरीके से काम किया। अब चलाया, अब ये 10 टाइम चले। इस ऑर्गेनाइजेशन में देखो लॉजिक मेरा वही है जो हमने वहां किया था। तो जस्ट क्या किया मैंने, लूप में अरेंज करने से मुझे एडवांटेज क्या हो गया, थोड़ा काम आसान। क्लियर? अब अगला स्टेप करते हैं। चलो ठीक है, मुझे ये चीज समझ में आ गई।
मैं इस लूप को थोड़ा एक अलग तरीके से वेरिएबल लूप बना दूं। कैसे यहाँ है एनएमई सी, यहाँ आए और मैंने नम सम लिया और यहाँ पे ना एक कैरेक्टर चॉइस ले, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ इनिशियली मैंने चॉइस की जो वैल्यू है वाई है, और यहाँ एक कंडीशन लगा दी, अगर चॉइस इज इक्वल टू वाई है और या चॉइस की वैल्यू कैपिटल वाई है, और जैसे ये लूप एंड पे पहुंचे तो ये करे प्रिंटर डू यू वांट एंटर अनदर नंबर, मतलब एक मैसेज आया उसे क्या वो अनदर नंबर डालना चाहता है, प्रिंटर प्रेस वाई फॉर यस, प्रिंटर एंटर योर चॉइस। तो मैंने यहाँ ले लिया स्कैनफ %C एम्परसेंड चॉइस, इससे बना। अब क्या होगा, ये प्रोग्राम कुछ ऐसा बना, ये भी एक तरह का वेरिएबल लूप ही है, पर इसमें क्या होगा, जब तक वो वाई डालेगा तब तक प्रोग्राम आपसे नंबर मांगता रहेगा। जैसे ही इसने वाई बंद किए तो अपने आप हो जाएगा। यानी एक ऐसा प्रोग्राम बन गया जिसमें आप हर टाइम बाद उससे पूछोगे कि भाई और नंबर डालना है, और नंबर डालना है, और एट द एंड जो कहते हैं जितने नंबर वो डालेगा उसका सम हम उसे दिखा देंगे। कंपाइल किया, रन किया, नंबर डाला, पर यार इसने तो इनपुट मांगा ही नहीं उससे कैरेक्टर का, ऐसा क्या रीजन है इसने उससे इनपुट नहीं मांगा। वही रिमेंबर इंटीजर के बाद अगर आप इनपुट की डिमांड करते हो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो उसके लिए बफर क्लियर करना पड़ता है। यहाँ पे एफ फ्लश स्टडिंग लेना पड़ेगा, और जब आप ये लेते हो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका हेडर इंक्लूजन होना चाहिए इस केस में। अब चलाते हैं, अभी पूछेगा वाई डाला मैंने, दूसरा नंबर डाला, दोबारा डिमांड करेगा, ये नंबर डालेंगे, मैं कहता हूँ बस बहुत हो गया, तो जो हो गया तो उनका एडिशन निकाल। एक इस तरीके का लूप भी काम कर सकते हैं, इसमें बताओ हो जाएगा। बार-बार रिपीट क्यों हो रहा था? लूप भी लगा हुआ है, जैसे लूप में यही तो है ना कि अब लूप को इस तरीके से रेंज मैंने किया है कि हर बार ही लूप खत्म होने के बाद आपसे पूछता है कि आपने आपकी चॉइस क्या, और आप अगर चॉइस देखो यहाँ कंडीशन दी है चॉइस वाई, यानी अगर छोटा वाई या कैपिटल वाई देता है तो अब तक ये चलता है। अब अगर मैं यहाँ देखूं कि मुझे ना एक तो इसे इनिशियलाइज करना पड़ा, और पहली कंडीशन ट्रू भी रखनी पड़ी जबरदस्ती। अगर आप देखो तो मैंने जबरदस्ती इस कंडीशन को ट्रू रखा और इनिशियलाइज भी किया जबकि इसकी जरूरत नहीं थी। वो कैसे, अगर मैं यहाँ पर डू वाइल लगा दूं, डू वाइल क्योंकि यहाँ कंफर्म है कि एक बार तो चलाने ही चलाना है, तो ऐसी सिचुएशन में कोई इनिशियलाइजेशन ना करो, सीधा डू ले लो, और यहाँ आके वाइल चॉइस इज इक्वल टू, अब इसमें मुझे क्या कोई इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये यहाँ इनपुट हो जाएगा तो अपने आप ही इनिशियलाइज भी हो जाएगा और इनिशियलाइज भी हो जाएगा। तो चलाया, जैसे इसमें यानी इस पे गारंटी है एक बात उसमें चल रही थी, हो जाएगा। ये तो अभी जितने एग्जांपल किए ये तो थे सारे सिंटैक्स थे। अब एक्चुअल में आते हैं कि लूप की प्रॉब्लम कैसे होगी। तो एक प्रॉब्लम है इनपुट एनी नंबर, जैसे एक प्रॉब्लम है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये शायद हमने पहले डिस्कस की। इनपुट एनी नंबर एंड कैलकुलेट देयर सम ऑफ डिजिट, हमें उसका सम ऑफ डिजिट निकालना।
अब सी अभी तक मैंने जितने प्रोग्राम किए ना, इसमें आइट्रेशन का मुझे आइडिया था कि आइट्रेशन कितनी चलानी है, लूप एग्जीक्यूशन कंडीशन क्या रखनी है, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। पर जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो इसमें कोई लूप एग्जीक्यूशन कंडीशन सोचनी पड़ती। यानी कि लूप में नेक्स्ट चैलेंज हमारे पास क्या होता है, काउंटर इनिशियलाइजेशन क्या करेंगे, काउंटर का भी इनिशियलाइजेशन क्या करेंगे, और काउंटर की एलईसी क्या होगी, क्योंकि वहीं से आपका प्रोग्राम वो रिजल्ट निकाल पाएगा जो एक्चुअल में चाहते हैं। अगर तुम्हें याद है, ऐसे क्वेश्चन हमने किया था, पर उसकी स्टेटमेंट ये थी, इनपुट 5 डिजिट नंबर, इनपुट 4 डिजिट नंबर, यानी कि जो पहले हमने क्वेश्चन किए थे उसमें कितने डिजिट्स हैं वो हमें पहले से पता है। पर अब हमारे लिए चैलेंज क्या है, हमें डिजिट्स का आइडिया नहीं कि डिजिट्स क्या होंगे। तो इस सिचुएशन में हमें एक लॉजिक सोचना या एक पैटर्न सोचना पड़ेगा। और मैं इतना बताता हूँ पैटर्न बनता कैसे है। पहले तो लेट अस सपोज करो एक नंबर ले लेते हैं, 5 डिजिट का नंबर ये ले। मैं क्या करता हूँ, इसका डिजिट निकालो, ठीक, फिर इसका डिजिट छोटा कर लो, इसका डिजिट छोटा कर लो, फिर एक डिजिट निकाल लो, यही प्रोसेस कॉन्टिन्यूटी में चलेगा। अब अगर लगा लो मैं 5 डिजिट का नंबर लेके चला और यहां पे नंबर को छोटा करने के लिए यानी मैनिपुलेट करने के लिए मैंने क्या लगाया, ये और ये। यानी कि अगर मैं किसी नंबर को 10 से डिवाइड करने लग जाऊं, 10 क्या किसी भी नंबर से डिवाइड करने लग जाऊं, एक टाइम ऐसा आएगा वो नंबर 0 हो जाएगा। तो यानी यही मेरी क्या होगी, एलएसी यानी लूप एग्जीक्यूशन कंडीशन, कि नंबर तब तक, ये प्रोसेस तब तक चलता रहे जब तक 0 नहीं हो जाता। ठीक, ये कह सकते हो जब तक ग्रेटर देन 0 है तब तक चले। एक टाइम मुझे पता है जब वो 0 को मीट कर जाएगा, मीट करते ही हो जाएगा। यानी कि पहले आपका काम क्या होगा, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है आप उसे रफली मैथमेटिकली सॉल्व करोगे और एकदम प्रॉपर तरीके से। अगर मान लो मैं ये सब ना करके अपने दिमाग से लाता रहूं कि चलो कोई मुझे लूप एग्जीक्यूशन कंडीशन ऐसा है कि वो कभी नहीं आएगी, मतलब यहाँ पे मैथमेटिकली इस चीज को कंप्लीटली सॉल्व करना पड़ेगा, देन यू गॉट द थिंग। क्लियर? तो मैं इस क्वेश्चन को फिर करता हूँ, ठीक है। इसमें मुझे अब देख लो, अगर ये 5 डिजिट का नंबर हो तब भी कहानी ये रहेगी, 4 डिजिट का नंबर लेके चलो तब भी ये कहानी बनेगी, 3 का ले लो, 2 का ले लो, 1 का ले लो, ऐसे। अंडरस्टूड? ये अब इसमें मैं इसको परफॉर्म करके देखता हूं। सबसे पहले तो मुझे एक नम चाहिए और एक रिमाइंडर चाहिए। मैं यहां आता हूं, मैंने सबसे पहले लिखा printf एंटर एनी नंबर, मतलब कोई नंबर डाल। और नंबर की वैल्यू मैंने इनपुट कर, और कब तक चलेगा लूप, जब तक नम ग्रेटर देन 0। अब सी यहाँ पे इनिशियलाइज तो कहीं किया नहीं, ये इनपुट करना ही मेरा इनिशियलाइज करता है। तो जरूरी नहीं है कि इनपुट करने की एक ही टेक्निक होती है कि इक्वल टू ऑपरेटर लगेगा, कुछ भी लग सकता है। जस्ट ये होना चाहिए लूप स्टार्ट होने से पहले उस नम के अंदर कोई मीनिंगफुल वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद इनिशियली सम को ले लो 0। यहाँ मैं 2 एक्टिविटी करता हूँ, एक तो रिमाइंडर लेता हूँ इस तरीके से, फिर इस रिमाइंडर को सम में ऐड करा देता हूँ, फिर नम को छोटा करता हूँ और एट द एंड में लिख देता हूँ printf द सम ऑफ डिजिट चलाया तो डिजिट के सम। ये इस तरीके से वो वाला क्वेश्चन ऐसे अरेंज, इससे मतलब
अब बात आती है इनके क्वेश्चन से। तो इसके ऊपर बेस्ड ही कई क्वेश्चन हैं ये डिजिट्स के, ठीक है। तो वो क्वेश्चन तुमने करने हैं। और एक बात याद रखना, लूप के अंदर इफ एल्स लग जाते हैं। मतलब ये सोचते हुए बढ़ाना मत कि इसमें लूप लगता है कि नहीं लगता है। इफ एल्स आप लूप के अंदर वर्क करवा सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ये, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इनपुट एनी नंबर and calculate their sum of first and last digit। जैसे नंबर ये है तो 1 + 1 2, इस तरीके से आंसर आना चाहिए। दूसरा, इनपुट एनी नंबर कैलकुलेट देयर sum of digit except first and last। जैसे 1971 डाला तो ये 9 + 7 16 ऐसे आंसर, ठीक है। उसके बाद इनपुट एनी नंबर and check this number is perfect or not। अब परफेक्ट है या नहीं है उसका पता कैसे लगेगा? जैसे लेट अस सपोज कर लो नंबर है 1443, तो क्या कंडीशन ये होनी चाहिए कि अगर 1 + 3 यानी इसके फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, और जो फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के डिजिट का सम अगर इक्वल आता है तो इसका मतलब वो परफेक्ट नंबर है, ठीक है। उसके बाद इनपुट एनी नंबर एंड फाइंड आउट इट्स रिवर्स। जैसे मैं 1992 डाल दूं, ये नंबर ये हो जाए रिवर्स किया 2991, ठीक। एंड आल्सो चेक इसी के अंदर इट्स पैलिंड्रोम और नॉट। लाइक मैं मान लो नंबर ये है 1411, इसका रिवर्स यही आ जाएगा तो ये पैलिंड्रोम। Input any number and find out its smallest digit। जैसे लेट अस सपोज करो नंबर ये है 1967, तो इसका आंसर ये आना चाहिए 1, क्योंकि 1 इसके सारे डिजिट में सबसे छोटा डिजिट है। उसके आगे क्वेश्चन, इनपुट एनी नंबर एंड चेक इट इज प्राइम और नॉट। प्राइम का लॉजिक तो पता है ना, ये एक ऐसा नंबर जो खुद तो छोड़ दो और 1 को छोड़ दो, उसका रेस्ट ऑफ द नंबर में से किसी से डिवाइड नहीं हो। उसके बाद input any number and find out, ये शायद एक बार डिस्कस भी किया था हमने, शायद एग्जांपल मैंने भी जिक्र किया हो कि प्राइम फैक्टर होता है। एक ऐसी एग्जांपल दिया होगा कोई चीज समझाने के लिए स्टार्टिंग में लेक्चर, तो ये प्राइम फैक्टर निकालने नंबर। जैसे लेट अस सपोज करो कि नंबर 2 है, 2 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 2 2 3। उसके बाद इनपुट एनी नंबर
and generate even series till that number. अब मतलब क्या हुआ, जैसे लेटेस्ट पोस्ट कर लो, आपने डाल दिया 25, तो आपने करना है 1 to 25 जितने भी नंबर्स आते हैं वो प्रिंट हो जाए स्क्रीन में। मतलब एक नंबर इनपुट किया, उस नंबर को इनपुट करके जितने उसके बीच में वो नंबर्स आते हैं वो शो करें। उसके बाद एक क्वेश्चन हो, input any number and generate first that number even series। इसका मतलब क्या है, जैसे लेटेस्ट पोस्ट को आपने 24 डाल दिया, इसका मतलब सीरीज आपके फर्स्ट 24 जो नंबर है इवन सीरीज के अंदर वो दिखाए, यानी 2 पहला नंबर हो गया सीरीज का, 4 सेकंड नंबर हो गया, 6 थर्ड हो गया, 8 फोर्थ, ऐसे से फोर्थ करते करते ये 24 होना चाहिए, यानी पहले 24, यानी फर्स्ट 24 इवन सीरीज डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल ये कितने हो गए क्वेश्चन? 10 हो गए। बाकी बुक के एक रह गया क्वेश्चन, वो बुक में गलत दिया हुआ है, वो एक्चुअली में जो हमने पढ़ा है उसमें से सॉल्व नहीं होगा, तो वो मेरे ख्याल से आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वाला क्वेश्चन है, तो उसे मैनिपुलेट कर रहा हूँ स्टेटमेंट को, वो चेक करिए। इनपुट एनी नंबर and check it is Armstrong or not। जैसे लेटेस्ट सपोज एक नंबर 153 है, आप उसके डिजिट निकालो अलग अलग, फिर डिजिट का क्यूब कर दो और उस क्यूब का जो मटेरियल आएगा उसे ऐड कर दो, तो वही नंबर मिलेगा। ठीक है, ऐसा नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। वैसे बड़े कम नहीं है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, मेरे ख्याल से 153 एक, मेरे ख्याल से 347 कुछ ऐसा है, बाकी तो कोई भी वेट नहीं होता, एक 1 है, इसके अलावा बहुत ही कम है, मतलब जितना बड़ा नंबर होगा उतने कम होगा। क्लियर? ये क्वेश्चन है, बाकी बुक के क्वेश्चन है, एक बार ट्राई आउट करना। ये जो डिजिट वाले हैं तो सारे इसी लॉजिक में थोड़ा ऊपर नीचे कर देना, मतलब नया लॉजिक तुम्हारे पास है, लेकिन आपको उसको इस तरीके से अरेंज करना है कि वो रिजल्ट निकालना। कुछ है जैसे प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर्स हो गए, ये तुम्हें थोड़ा सोचने पड़ेगा। इसकी बॉडी के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन फिर उतनी बार रिपीट होता है जितनी बार आप लिखते हैं। जैसे मैं प्रिंटफ लिखा था हेलो वर्ल्ड के अंदर, उसके अंदर तुम कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बट रिमेंबर वन थिंग, लूप के अंदर कुछ आया तो वो उतनी बार रिपीट होगा जितना अरेंजमेंट आपने लूप के लिए किया हो। ठीक है, जिस मर्जी में बनाओ, हाँ वैसे वो आपकी चॉइस है, पर लेकिन अगर आप इससे भी बना देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज याद रखो ना, जब आपको पता है आपका लूप फिक्स रहने वाला है, तो वाइल में तो देखो एक ऊपर जाती है चीज, एक यहाँ जाती है और एक यहाँ आती है, तो कई बार ना वो लिखनी हुए मिस हो जाती है, और लिखते हुए अगर मिस हो जाए तो इनफाइनाइट लूप बन जाता है, यानी लूप कभी कंडीशन को मीट नहीं करेगा, उसी में घूमता रहेगा और प्रोग्राम उसी में चलता रहेगा, आपका रुकेगा नहीं प्रोग्राम, फिर जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे ये कंडीशन करना भूल जाऊँ, हो सकता है कोई बड़ी चीज नहीं, टाइपिंग करते हुए मिस होगी, कई बार कहता दिमाग में होती है तो टाइप करते हुए उंगलियों भी नहीं आती, एंटर किया बस, अब मैं एंटर करूँगा कुछ नहीं होगा, अब एक्चुअली वो लूप में फंस गई। ऐसी जगह से बाहर आने के लिए या तो कंट्रोल सी प्रेस करो, तब भी नहीं आता तो कंट्रोल ब्रेक प्रेस करो तो बाहर निकलो। पर अगर फुल स्क्रीन पे काम कर रहे हो तो नहीं बाहर आ पाएगा, फिर तो तुम्हें क्या कहते हैं विंडो की प्रेस करके जबरदस्ती बाहर आना। अगर जैसे मैं चला रहा हूँ ये करके ऐसे चलाते हो तो कंट्रोल ब्रेक से बाहर आते हो। ठीक है।